नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं प्रशांत पांडे। और प्रशांत, झटपट शुरुआत करते हैं आज के शो की, जहां पर सबसे पहले छोटा सा बाजार का चेक और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ ये सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ गए हैं, जो आज आपको बाजार की चाल पर राय देंगे, आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब भी देंगे। बाजार म्यूटेड स्टार्ट के बाद एक बार ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप सेंसेक्स देखिए, लगभग 340 अंक ऊपर है, 82,000 के ऊपर, लेकिन निफ्टी आप देखिए लगभग 25,000 के ऊपर अब कामकाज करता हुआ। और बैंक निफ्टी, क्योंकि हैवीवेट्स के नतीजे और उसी का रिएक्शन जो बाजार में आता हुआ दिखाई दे रहा है, 450 अंक ऊपर बैंक निफ्टी और 56,745 के आंकड़े पर फिलहाल कारोबार करता हुआ। मार्केट ब्रेथ भी बहुत शानदार तरीके से यहां पर बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। 1386 एडवांसेस, 1269 डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो यहां पर भी एक्शन तब्दील होता हुआ, आधे % की तेजी पर स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज करता हुआ, हालांकि मिड कैप इंडेक्स कामकाज करता हुआ, स्मॉल कैप फिलहाल काफी फ्लैट। लेकिन लक्ष्मीकांत जी आपके साथ जुड़ते हैं, तो अब बाजार यहां पे करवट लेने की कोशिश कर रहा है। HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो नतीजे आए हैं उसका हम देख रहे हैं कि बाजार पूरा लबोलुबाब समझता हुआ और रिएक्शन देता हुआ। सेक्टोरल फ्रंट पे बैंक निफ्टी यहां पर ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। IT थोड़ा सा यहां पर वीकनेस की ओर कारोबार में दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल बाजार की चाल अब जो कि हमें खामोश दिखाई दे रही थी शुरुआती सेशन में, अब करवट बदलता हुआ। धन्यवाद कविता जी और प्रशांत जी। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत ही अहम लेवल से निफ्टी ऊपर की ओर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही जो बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये अपने 50 DMA लेवल से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। बट अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो इंटेक्ट है। हमें लगता है कि जब तक निफ्टी 25,000 टू 5300 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक रेंज बाउंड मूव भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने 24,900 को रिस्पेक्ट किया है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली हम 25,000 टू 5300 की तरफ बढ़ सकते हैं। बट जब तक मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है 25,300 के ऊपर, तब तक वोलेटाइल मूव हमें देखने को मिलेंगे निफ्टी में। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने भी 50 DMA लेवल से सपोर्ट लेते हुए एक हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर 20 DMA लेवल टूटते हैं, जो कि अभी दिखाई दे रहे हैं 56,970 के आसपास, देन आफ्टर फर्दर एक पुल बैक मूव बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि बैंक निफ्टी को पुश करेगा 57,400 तक। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, जब तक ये जो हमारे जो मेंशन सपोर्ट है उसके ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। तो लेवल्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इस आधार पे बाजार में अपनी रणनीति को आगे बढ़ाइए। और इसी के साथ पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। आनंद शिव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आनंद, पूछिए अपना सवाल। आनंद, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी सर, मैं लुपिन के 23 शेयर ले रखा हूँ, 2045 का बाइंग है। ठीक है, ऊपरी स्तरों की खरीदारी आप कितना समय देना चाहते हैं आनंद? 3 से 6 महीने टाइप का। 3 से 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर ल्यूपिन को हम देखें तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो एक 2400 का लेवल था, वहां से लगातार एक गिरावट नजर आई। जो बीच बीच में बाउंस भी नजर आया, वो कोई खास ऐसा नहीं था जो एक तरह का पोटेंशियल शो करे। और पिछले 1 महीने से कोशिश तो हो रही है एक तरह से एक बाउंस की, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रही है इनकी बाइंग प्राइस। लेकिन मैं यही कहूँगा कि 2045 काफ़ी नियर बाय बाइंग है इनकी अभी के भाव से। तो क्या राय होगी 3 से 6 महीने के हिसाब से? मंथली चार्ट पे स्टॉक अपने 20 मंथ मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मेजर ब्रेक थ्रू मुझे लगता है कि 2000 के ऊपर आएगा,
2000 के अगर लेवल ब्रेक होते हैं देन आफ्टर फिर ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि इसको 2150 से लेकर 2220 तक लेवल पुश कर सकता है। मुझे लगता है कि निचले साइड जब तक ये स्टॉक 1875 के ऊपर रहता है तब तक हम एक ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। 2000 के लेवल्स एक अहम रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली इनका बाइंग प्राइस भी आएगा, और फिर अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली हमें स्टॉक आगे की तरफ बढ़त बनाता हुआ दिखाई देगा। तो 1875 के स्टॉप लॉस के साथ ये ल्यूपिन को होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ ल्यूपिन को होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और सुरेश साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। ओके। मेरे पास टाटा मोटर्स 300 क्वांटिटी है 757 पे। ओके, तो उसका नेक्स्ट 6 महीना का नजरिया क्या रहेगा? ठीक है। 6 महीने का नज़रिया, फिलहाल तो आप काफ़ी घाटे में हैं, आपकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊंची है, पर आप 6 महीना देना चाहते हैं। ऑलराइट, लक्ष्मीकांत जी, जिस तरह के यहाँ पर क्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे बस इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊंची दिखाई दे रही है। क्या टाइम होराइजन बढ़ाने की आप इनको सलाह देंगे? 6 से 8 महीने का नज़रिया, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फंडामेंटली लग रहा है इनके लिए, टाटा मोटर्स के लिए और बाकी इस क्षेत्र की कंपनियों के लिए। आपका क्या आकलन बनता है? और चार्ट्स के लिहाज से अगर आप इनको रुकने की सलाह भी देते हैं, आई नो स्टॉप लॉस देने के लिए लंबा स्पैन है, बट फिर भी क्या रिकमेंडेशन होगी? ये हमारा आकलन जो टाटा मोटर्स को लेकर बैठ रहा है वो थोड़ा सा बेरी साइड ही बैठ रहा है, क्योंकि अभी भी स्टॉक अपने 715 और उसके जो ऊपर लेवल्स हैं 740 उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर हम पिछले कई दिनों का ट्रेंड देखें तो 665 का एक इमीडिएट सपोर्ट भी नजर आ रहा है, तो उसके सपोर्ट के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर 665 के नीचे अगर ये फिसलता है तो फर्दर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स में, जो इसको पुश कर सकता है 640 के आसपास। डेफिनेटली इनको थोड़ा सा जो अपना जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि 640 का सपोर्ट अगर ये स्टॉक होल्ड करता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पुल बैक देखने को मिलेगा। बट जो मेजर बाइंग ब्रेक थ्रू है वो 740 के ऊपर मिलेगा। 740 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर टाटा मोटर अपने अपसाइड मोमेंटम को रेज्यूम करेगा, अन्यथा ये मेरे ख्याल से रेंज बाउंड मूवमेंट के साथ ही ट्रेड कर सकता है। निचले स्तर पर जो काफी अहम सपोर्ट है वो 665 640 लेवल के आसपास दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो ये है राय आपको टाटा मोटर्स पर मिलती हुई, और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और हमारे साथ अक्षय भागवत साहब जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग। तो ऑप्शन की रणनीति, आज स्टॉक चुना है, स्टॉक का नाम है CDSL। CDSL का करंट मार्केट प्राइस 1717 चल रहा है कैश मार्केट में, और जिस तरीके का टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप है तो उम्मीद कर रहे हैं कि 31 जुलाई में स्टॉक करीबन 1800 तक छू सकता है। तो ये तेजी आपको ऑप्शंस के द्वारा कैच करना है, जिसके चलते आपको 1720 31 जुलाई की कॉल बाई करनी है करंट मार्केट प्राइस पे, और इसमें आपको टारगेट 1 बनाना है 55 का, टारगेट 2 बनाएंगे आप 62, और इस ट्रेड में 32 का स्टॉप लॉस आप ऑप्शंस प्रीमियम पे लगाएंगे। अप्रोक्सीमेटली आप एक प्रॉफिट पोटेंशियल ये स्ट्रेटेजी में करीबन 8500 तक बना के चल सकते हैं, और आप स्टॉप लॉस 4800 का रिस्क डिफाइन करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई ऑप्शन की रणनीति अक्षय भागवत की तरफ से आती हुई। शुक्रिया करेंगे अक्षय जी अपना समय देने के लिए, और इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर आपके सामने लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत है, 90% लोग पैसे गंवाते हैं। इसलिए पक्की तैयारी और सोच समझकर ही इसमें ट्रेडिंग इनिशिएट करने की सलाह दी जाती है, और अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी यहाँ पर ज़रूर लें। चलिए लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया करेंगे आपका अपना समय देने के लिए, और इसके साथ ही हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का बड़े धैर्य से जवाब देने के लिए। जाने से पहले एक औपचारिकता, तो अपना डिस्क्लेमर ज़रा देते जाएं।
कि अभी हमने जिस भी स्टॉक के बारे में चर्चा की है उसमें मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। हालांकि मेरे जो हमारे यस बैंक और यस इक्विटी लिमिटेड के क्लाइंट हैं उनका निवेश हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी आपका इस सलाह के लिए और उसके साथ ही हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर आज का दिन विशेष है क्योंकि आज बतौर गेस्ट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के वाइस चेयरमैन और सीईओ स्वरूप मोहंती, और वो आज बतौर गेस्ट एडिटर बातचीत करेंगे पुनीता कुमारी सिन्हा से जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं पैसिफिक पैरागिम एडवाइजर से। तो बस इस थोड़े देर के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने होंगे इस खास शो के साथ, खास सेगमेंट के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, प्रशांत पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। और प्रशांत, आज हमारे शो की हाईलाइट बहुत खास है। बिल्कुल, हाईलाइट इसलिए खास है क्योंकि आमतौर पर जिनसे हम सवाल पूछते हैं वो आज इंटरव्यूज लेते हुए, मार्केट पर चर्चा करते हुए बतौर एंकर, बतौर गेस्ट एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे और थोड़ा सा कहते हैं ना सीक्रेसी बनाए रखते हैं। हाँ, तब मजा आएगा। एक खास बाजार की दिग्गज भी हमारे साथ जुड़ेंगी जो उनके साथ बातचीत करेंगी और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपके लिए रणनीति के लिहाज से तमाम नुस्खे और स्ट्रैटेजीज जानी जाएंगी। ये सब कुछ होगा आज शो में और साथ ही दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार की चाल पर नजर रखने के लिए हमारे साथ राजेश भोसले हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका भी स्वागत है और आपसे शुरुआत करते हैं बाजार की चाल के साथ। कुछ ही देर में हमारे खास सेगमेंट की भी शुरुआत करेंगे जहां पे हमारे गेस्ट एडिटर जुड़ेंगे और जो खास मेहमान हैं उनसे भी तारुफ कराएंगे। लेकिन राजेश जी, बाजार का थोड़ा सा मूड और माहौल आपके साथ चेक कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बताइएगा, 25,000 के ऊपर बाजार गया और टिकने की अब कोशिश भी कर रहा है। जी नमस्कार कविता जी और प्रशांत जी। देखिए, लास्ट वीक काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग थी बट उसके बावजूद एक अच्छी शुरुआत हुई है मार्केट के लिए। इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप दोनों को देखें तो अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो फ्राइडे के जो स्विंग हाई, फ्राइडे का जो हाई था उसको भी क्रॉस कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है हफ्ते के लिए। अगर आज का सदरा अगर ऐसे ही क्लोजिंग देता है तो पॉसिबली यहाँ से निफ्टी वापस 25,250 25,300 के लेवल्स रिटेस्ट कर पाएंगे। तो बायस पॉजिटिव रखे फिलहाल के लिए। 25,000 और 24,900 ये एक इम्पोर्टेंट स्तर है। जब तक ये होल्ड करता है यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मोमेंटम वापस पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। तो ये आपको मिलती हुई राय बाजार पर। राजेश, खास तौर पे मैं चर्चा करना चाहूँगा 3 दिग्गजों की जिनके नतीजे जाहिर सी बात है बाजार अपने तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। हमने जून तिमाही के मजबूत नतीजे देखे, मैं कहूँगा बहुत ही दमदार नतीजे रहे आईसीआईसीआई बैंक के हर फ्रंट पे। एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे बेहतर रहे हैं, थोड़े मिक्स्ड नंबर्स ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए जो एक कह सकते क्यू चाहिए था वो भी एचडीएफसी बैंक ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और तीसरा रिलायंस, हमने देखा कि यहाँ पर जो प्रॉफिट था उसका इम्पैक्ट हम जिस तरह की उम्मीद कर रहे थे वैसा खास तौर पर देखने को नहीं मिला है। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इसके साथ ही रिलायंस, इन 3 दिग्गज शेयरों पर, इन 3 दिग्गज प्लेयर्स पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, पहले तो बात करूंगा आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। काफी अच्छा ओपनिंग हुआ है एंड उस गैप को भी सस्टेन कर रहा है एंड जो इसके रीसेंट हाइस थे तो लगभग उसको रिटेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वापस पॉजिटिव मोमेंटम जो है आईसीआईसीआई बैंक में वापस आया है एक 1.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद। एंड टेक्निकली अगर आप देखें तो एक जब तक ये जो आज का बुलिश गैप है वो होल्ड करता है 1430 के आसपास, बायस पॉजिटिव रखे, मेरे हिसाब से आज एक चैनल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक में एंड पॉसिबली यहाँ से एक फर्दर अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 1500 और 1520 के लेवल्स तक। दूसरा जो काउंटर है वो है एचडीएफसी बैंक। देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे ट्रैक्शन में है बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल्स जो होंगे वो होंगे 2025 के आसपास के जो रिसेंट स्विंग हाइज है। ओवरऑल
मोमेंटम पॉजिटिव है। इसने अपने 50-डे ईएमए को होल्ड किया है, जो पास्ट में भी एक काफी अच्छे सपोर्ट के जैसा एक्ट करा था। तो फिलहाल के लिए 2025 के पहले टारगेट्स होंगे, एंड जैसे ही 2025 ऊपर में ब्रेक करता है तो फर्दर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 2080 तक। तीसरा जो काउंटर है रिलायंस, डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है, एंड इसने अपने 20 और 50 ईएमए दोनों को ब्रेक किया है। तो नियर टर्म में रिलायंस फर्दर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 1420 और 1410 के रेंज में रिलायंस जो है फर्दर डिप हमें देखने को मिल सकता है। तो जब तक रिलायंस वापस ऊपर 1470 क्रॉस नहीं करता, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा सा वीकनेस रिलायंस में देखने को मिल सकता है। राइट तो बाजार की चाल पे चुनिंदा स्टॉक्स पर बातचीत तो हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं हमारे बेहद खास सेगमेंट गेस्ट एडिटर का। Hello, good afternoon. I have this absolute honor of introducing Ms. Punita Sinha. I mean, such a pedigreed person in our markets. Absolute honor having you on the show, ma'am. Right now as an advisor, earlier with Blackstone, and itna experience एक ही frame में आपसे. So we'll try to make the best out of you and हमारे investors या दर्शकों को जितना आपसे हम निकाल सकते हैं ये कोशिश करेंगे. And thank you so much for doing this for us today. Thank you, Mr. Mohanty. It's great to see you. Thank you. And अब देखते हैं आप मुझसे कितने कठिन सवाल पूछने वाले हैं. हम सब वही जानना चाहते हैं. Alright, over to you, स्वरूप. बताइए क्या पूछना चाहते हैं पहले. No, आज के डेट में when you look at the market and you look at India in particular, your first overall take in next 8-10 साल आपको कैसा लगता है ये पूरा कंट्री, माहौल, इकोनॉमी, ब्रॉडली इन अ शॉर्ट स्पैन आपको क्या लगता है? देखिए इंडिया का आई थिंक इन इकोनॉमिकली एंड वेल्थ क्रिएशन के पॉसिबिलिटीज जो है नेक्स्ट 10 इयर्स में बहुत ज़्यादा हैं. एंड जब भी जीडीपी पर कैपिटा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच जाता है, जैसे अभी इंडिया में पहुंचा है, उसके बाद वो एकदम जंप कर सकता है. हिस्टोरिकली या बाकी कंट्रीज में भी देखिए, जब जीडीपी पर कैपिटा 2-3 हज़ार तक पहुंचा तो वो 5 हज़ार तक जाने में उनको कम टाइम लगता है. पहला $1,000 जीडीपी पर कैपिटा बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद 2000 तक जाना थोड़ा कम मुश्किल, पर उसके बाद में जब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंचता है जहां इंडिया पहुंचने वाला है, यहाँ से बहुत ट्रेमेंडस वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज इंडिया में दिखने को मिलेंगी. और आप 20-30 साल पहले जब मैंने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जब इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हुई 1991 के करीब, मैंने 1994 में फर्स्ट फ्यू फंड्स को मैनेज किया यूएस से इंडिया के लिए. तब इंडिया का मार्केट कैप $100 बिलियन भी था मुश्किल से, और अब 3 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है. पर यहाँ से 3 ट्रिलियन का 6 ट्रिलियन आराम से हो सकता है. और इंडियन इकोनॉमी अगर 6 से 7% ग्रो करती रही तो मार्केट में बहुत सारी न्यू कंपनीज और क्रिएट होंगी, बहुत सारे न्यू आईपीओज आएंगे. तो ये सारा जो मैं बोल रही हूँ मार्केट कैप क्रिएशन हो सकता है, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनीज के शेयर प्राइसेस से नहीं, न्यू कंपनीज भी बहुत सारी आएंगी और बहुत सारे न्यू बिलियनर्स बनेंगे और बहुत सारा एंटरप्रेन्योरियल जो टैलेंट है वो अनलीश होगा. तो आई थिंक यहाँ से जो पॉजिटिव मोमेंटम है इंडियन इकोनॉमी का, होपफुली वो डिरेल नहीं हो किसी जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल इश्यूज को लेके. अगर वो सब स्टेबल रहा तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफी अच्छी रहेगी. पुनीता जी, वेरी इंटरेस्टिंगली आपने पर कैपिटा की बात की. मैं आपको एक वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताऊं. मैंने एक आर्टिकल लिखा था इन साउथ कोरिया, वन ऑफ द लीडिंग पेपर्स में, कि इंडिया ने वो साइकोलॉजिकल $2,500 का पर कैपिटा चेंज किया. उनका एडिटोरियल आके बताया कि डोंट पुट 2,500 ऑफ इंडिया इन द कोरियन पर्सपेक्टिव. उनका करीब 30,000 है. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, 2,500 कितना बड़ा मायने रखता है. तो अगर हम देखें इंडिया का 2,500 कंपेयर टू स्मॉलर कंट्रीज, एक्चुअली मच बिगर देन जो 2,500 दिख रहा है. एंड जो आप कह रहे हैं
इसका इम्पैक्ट यहाँ से अगर 3,000 तक जाए या 5,000 जो जाएगा उसका इम्पैक्ट क्या सब होता है? तो आपके हिसाब से अगर ये एक वेल्थ क्रिएशन एट इंडिविजुअल लेवल हो रहा है, इसका इम्पैक्ट इंडिया के कौन कौन से पॉकेट्स पे आ सकते हैं? तो पहले तो जब भी वेल्थ क्रिएशन होती है, एक सेक्टर तो ऑब्वियसली बेनिफिट करता है, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट। आप एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को ही देख लीजिए। 20-30 साल पहले जब हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स ही हम लोग डोमिनेट करते थे इंडियन मार्केट्स को, कोई इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थी ही नहीं। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो लास्ट 15-20 साल में ही ग्रो करी है, और लास्ट 10 साल में कितनी ग्रो करी है थ्रू द सिप्स। तो जो वेल्थ क्रिएशन इंडिया की आएगी, सब लोग आजकल स्टॉक मार्केट से के लिए अवेयर हो गए हैं, सब लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक इस सेक्टर में और ज्यादा मनी फ्लोज आ सकते हैं लॉन्गर टर्म। तो ये सेक्टर तो मेरे हिसाब से वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ये जहां जहां अंडर पेनिट्रेशन है कंपेयर टू ग्लोबल लेवल्स, वहां पर आई थिंक एक बेनिफिट आएगा। एंड देन हम लोग के क्रेडिट ग्रोथ जो है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, वो भी ग्रो करती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे न्यू बिजनेसेस आएंगे, न्यू कंपनीज, न्यू इन्वेस्टर्स, न्यू होम ओनर्स, ये सब जो है इनके लिए एक क्रेडिट की भी जरूरत पड़ेगी। तो फाइनेंशियल सेक्टर इंडस्ट्री जो है बेनिफिट जरूर करेगी। साथ साथ में कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स में भी बेनिफिट्स आएंगे। आप बेसिकली आप सारे सेक्टर्स देख लीजिए, सब में कुछ विनर्स होंगे, कुछ लूजर्स होंगे, बट ग्रोथ तो सभी जगह जनरली आएगी, जो कि इंडिया फोकस्ड है। अब ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, उस पे इंडिया के जो कंज्यूमर्स का कंट्रोल है वहाँ कम है। तो मैं जो बात कर रही हूँ वो है कि इंडियन कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी। मैडम, और एक इससे एक जुड़ी हुई सवाल है कि क्योंकि आपने कहा कि एसआईपी बुक अभी काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गया है, बट काफ़ी लोग ये मानते हैं कि एसआईपी बुक हो गया तो इंडियन मार्केट्स का सपोर्ट है। मुझे आपसे यही सवाल है कि एक आर एफ आई इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड आर दे नीडेड फॉर द इंडियन मार्केट? ये दो, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचने लगे हैं कि नहीं एसआईपी बुक से ही चल जाएगा। व्हाट इज़ आपका क्या व्यू है इस पर? नहीं, ये देखिए, जब हम लोग मैनेज करते थे एफआईआई फंड्स 90s में, तो हम लोग ही, आई वाज लाइक 5% ऑफ ऑल द मार्केट ट्रेडिंग और 5% ऑफ द मार्केट कैप ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट। सो हम लोग का जो फंड था, तो हम लोग कुछ भी बेचते थे, कुछ भी खरीदते थे, सारे मार्केट में फैल जाती थी न्यूज़, सभी लोग उसको फॉलो करते थे। अब हम लोग बहुत कहते थे कि इंडिया की जो डोमेस्टिक, जैसे यूएस का 401k है, यहाँ पर क्यों नहीं चालू होता, और यहाँ पे हमें डोमेस्टिक सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज जैसे ही हम लोग बेचते हैं मार्केट ही गिर जाती है। तो अब वो चेंज हो गया एकदम, और जो डोमेस्टिक सपोर्ट है अब वो डिफरेंट लेवल पे पहुंच गया ऑलमोस्ट, कि दैट इज क्रिएटिंग अ होल सेट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स। एक नए तरह के प्रॉब्लम शुरू हो गए इंडियन मार्केट में, कि पैसा आता ही रहता है और उससे वैल्यूएशन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो जाए, वॉर हो जाए, पर ये जो डोमेस्टिक सिप से पैसा आ रहा है, जब तक लोग उसको रोकेंगे नहीं, ये पैसा आता ही चले जाता है। इसलिए ये एक बहुत लेवल ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि गुड एंड बैड है। गुड फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, बट बैड फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनको वैल्यूएशन के गुड एंट्री पॉइंट्स नहीं मिलते। एंड सेकेंड, मार्केट जो है थोड़ा इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग समटाइम्स द रियलिटी जो कि वर्ल्ड में है, जो कि इंडिया में अपनी है, बिकॉज मार्केट का वैल्यूएशन प्रीमियम पर ही चलता चले जाता है। तो FIIs ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज FIIs ब्रिंग अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो उनके निवेश से एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि इंडिया जो है ग्लोबली अच्छा दिख रहा है लोगों को। अगर FII सेल कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में दिखेगा कि इंडिया इतना अच्छा नहीं है वैल्यूएशन वाइज, और सर्टन रिजल्ट्स वाइज कंपनीज के, क्योंकि लोग फिर FIIs किसी और मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। तो इस तरह से FIIs एक सिग्नलिंग जो इन्वेस्टर है उसका एंड एक क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करने का एक वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेंटेन करते हैं। पर मार्केट को क्या FIIs की जरूरत है?
गिवन कि हम लोग का अपना इतना डोमेस्टिक सपोर्ट है, इतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले थी। मैडम और एक फॉलोअप क्वेश्चन इस पे है कि जब आप कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक हिस्सा ऑफ कंजम्पशन में लेके आऊँगा फॉरवर्ड लुकिंग ईवी, इस पे आपका क्या राय है? काफ़ी बज़वर्ड है, बहुत लोग बात कर रहे हैं, नया ईवी कंपनी भी इंडिया में आया है, अभी शोरूम खुल रहे हैं, तो इस पे आपका क्या व्यू है? देखिए, ईवीज मैं खुद ही एक टेस्ला चलाती हूँ, तो मैंने ईवी एक्सपीरियंस किया है एंड उसके कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। एक नेगेटिव ये होता है कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको चार्जिंग स्टेशंस जगह जगह नहीं मिले तो बहुत दिक्कत हो जाती है लॉन्ग रेंज ड्राइविंग में। सो एंड ऑटोज में इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड वेमो जो यूएस में चल रही है, जिसमें कि ड्राइवरलेस कार्स, सो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो ईवी को सक्सीड करने के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू कीप पेस। सिर्फ ईवीज लाके नहीं फायदा होगा जब तक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कंपनीज उसमें बिल्ड करें, और इंडिया में लैंड की कमी है, तो उसके लिए एक ये बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशंस आए, तभी ईवीज जो है वो ज्यादा बिक पाएंगी। सेकंड ये है कि जो हमारी सड़कें हैं उनमें जो ईवीज में और सारे फीचर्स होते हैं ग्लोबली, वो हम लोग यहाँ भी नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवरलेस कार्स एंड सेल्फ ड्राइविंग पैकेजेस एंड ये सब नहीं अभी चल सकता है, पर होना चाहिए। मैं इनफैक्ट किसी दिन पहले ही बोल रही थी कि इंडिया में इतना ट्रैफिक जैम्स है, 4 लेन्स में 10 लेन्स की कारें घुसी रहती हैं। तो अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो या ड्राइवरलेस कार्स हो, तो सब लोग अपने अपने वो कार्स अपने को ही मैनेज करके मैनूवर करके सीधे लाइंस में चलेंगी, तो उससे ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट बहुत हो सकती है। थर्ड, एक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट। अब यूएस में जैसे थोड़ा सा पॉलिसी सपोर्ट फॉर ईवीज विड्रॉ हो गया है, यूरोप में बहुत स्ट्रांगली फोकस्ड है। तो जहां जहां कंट्रीज में कुछ इंसेंटिव्स हैं, कोई ईवी सपोर्ट होगा, उधर ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक एक्चुअली ईवी जो है ना, ये काफी तो इसकी राह आसान नहीं है मैम, इसकी राह आसान नहीं है, डगर आसान नहीं है। अब आपके जवाब पर मुझे सवाल स्वरूप से जानना है, बिकॉज जब भी बहुत बड़ी थीम्स की जब हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो स्वरूप कंजम्पशन में भी और खासतौर से ईवी पर अपना काफी सकारात्मक आउटलुक रख रहे हैं। हालांकि उनका नजरिया भविष्य के लिए है, हम वो 10 से 15 साल के नजरिए की बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी डेवलपिंग स्टेज में है नीति के लिहाज से भी और उसके निर्वाह के लिहाज से भी, जहां तक ईवी की बात है। स्वरूप, पुनीता जी का तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, और उन्होंने जो बात कही है उससे भी आप परिचित ना हो, आप वाकिफ ना हो, ऐसा नहीं होगा। अब रेड फ्लैग्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका आउटलुक काफी बुलिश और पॉजिटिव है, कैसे? नहीं, पॉजिटिव फॉर द रीजंस पुनीता मैडम ने जो कहा है जी, कि वो आएंगे तभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। बिल्कुल। ये जो क्लीन अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप ड्राइवरलेस कार की बात मैडम कर रही हैं, वो भी आज के डेट में यूएस में सिर्फ सैन फ्रांसिस्को तक सीमित है। वाइमो इज स्टिल, रेस्ट ऑफ यूएस अभी तक बन रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत क्विकली बनेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट दी स्टेशंस टू क्लीनिंग ऑफ रोड्स के जो मार्कर्स होते हैं जिनसे आप ड्राइवरलेस कर सकते हैं, ये बन सकता है। इंडिया का एक एडवांटेज है कि इंडिया को वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा। इंडिया सीधा बाहर से कॉपी पेस्ट कर सकता है, और मेरे हिसाब से टॉप डाउन ही होगा बड़े शहर से। शायद मुंबई में ना हो, बट दिल्ली वैली कैन हैपन क्विकर देन व्हाट वी थिंक। पर मेरी उम्मीद यही है कि जितना जल्दी वो आए, उतना ही जल्दी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन अप के लिए काम चालू हो सकता है। एंड इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स इसके मेरिट्स जो दिखेंगे, जैसे आपने कहा, बार बार मैं भी ये कह सकता हूँ, 5-10 साल का स्टोरी है, कोई ओवरनाइट स्टोरी नहीं है। बट इवन इन द लास्ट 5-10 ईयर्स जब हम देखें, आप खुद, अगेन आई रेफर टू मुंबई पुणे हाईवे, आप खुद जाके देखें, जबकि एक तरफा जाने का बैटरी पावर नहीं हुआ करता था, 4 साल में लोग गाड़ी लेके वहाँ जाके आराम से जाके आ भी रहे हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वो बनेगा, और मेरे हिसाब से ये एक बड़ा कैटलिस्ट बनेगा।
बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और किसी भी तकनीक की जब बात की जाती है, किसी भी नई टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, तो वो समय लेता है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, हम चाहेंगे कि थोड़ा उसी तरह की रफ्तार हमें ईवी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखने को मिले। पुनीता मैम, मेरा नाम प्रशांत है और अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। मैं थोड़ा नए जो इंथुजियास्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके लिहाज से कुछ गाइडेंस चाहूँगा, उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव का दीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो पहली बार शायद तजुर्बा कर रहे हैं। मतलब इस जियोपॉलिटिकल टेंशन से पहले उन्होंने बाजार में एक तरफा रैली देखी थी, तो उनको यही लग रहा था कि बाजार तो बस अपवर्ड ट्रेंड में ही नजर आता है और बहुत ही कम अनुभव के बावजूद लोगों ने पैसा बनाया। फिर बीच में ये रोड ब्लॉक्स आए। इस तरह की स्थितियों में आमतौर पर नए जो निवेशक हैं, शायद बहुत सारे लोग जो इस समय देख रहे होंगे, उसमें बहुत बड़ी तादाद नए इन्वेस्टर्स की होगी, उन्हें क्या सलाह देंगे आप? देखिए, सलाह टाइम होराइजन डिपेंडेंट रहती है, एज डिपेंडेंट रहती है, तो एक सलाह सब पे लागू नहीं होती। तो बट मैं जनरली बोलूंगी कि एक स्ट्रैटेजी जो हमेशा से ठीक चली है, जो कि ये जो सिप ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है कि कॉस्ट एवरेजिंग, तो आप सारा पैसा एक साथ मत मार्केट में डालिए, क्योंकि मार्केट्स में वॉलेटिलिटीज होती हैं और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, और गिवन जहां इंडिया की वैल्यूएशंस हैं हाई एंड पे हैं, इसमें इस लेवल पे आके सारा पैसा डालना बहुत वाइज नहीं होगा। आपको धीरे 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 करके अपने पोजीशंस बढ़ानी चाहिए। ये भी नहीं कि 1 महीने के अंदर सब पैसा डालिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, धीरे धीरे करके अपने पैसा आप कुछ एलोकेशन इक्विटीज में डालते रहिए। और मल्टी एसेट अप्रोच भी एक होनी चाहिए। सारा अपने एज के डिपेंड करता है, आपको सारा पैसा इक्विटीज में, यंग हो तो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ओल्डर है तो थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच होनी चाहिए। तो बट हिस्टोरिकली इक्विटीज इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास इन योर पोर्टफोलियो। जैसे रियल एस्टेट लोग लेते थे पहले, अब इक्विटीज एक स्मॉल पोर्शन होना जरूरी है। पुनीता मैम, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। टू थिंग्स एक्चुअली। फर्स्ट, आपने कहा कि एक मल्टी एसेट की ज़रूरत है, एंड जितना भी मैं पढ़ना शुरू किया हूँ अबाउट ग्लोबल रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग, उनका झुकाव मल्टी एसेट की तरफ ज़्यादा होता है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग? और सेकंड, जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो आई थिंक शुरुआत में भी डिस्कशन हुई थी, जो लास्ट 3 साल से आए थे वो थोड़े जल्दी पैसा बना गए और बहुत आसानी से पैसा बना गए, उनके लिए मार्केट में बैठना और ये इंडिया का जर्नी इंडिया के साथ तय करना कितना इम्पोर्टेंट है? तो मल्टी एसेट का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये वॉलेटिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है बहुत 3-4 एसेट क्लासेस को लेके, और उससे एक वॉलेटिलिटी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जिसको कहते हैं, वो अच्छा बना रहता है रिलेटिव टू इक्विटी मार्केट्स। पर रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी जिस साल में इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छा करेंगी, मल्टी एसेट फंड्स उतना अच्छा नहीं करेंगे। जिस साल में इंडियन मार्केट्स गिरेंगी, मल्टी एसेट फंड्स जो है थोड़ा उससे बेटर करेंगे। तो एक मोर स्टेबल रिटर्न्स उसमें मिलते हैं विद लोअर वॉलेटिलिटी, बट यू डोंट गेट द हाईएस्ट रिटर्न। तो ये एक ट्रेड ऑफ रहता है मल्टी एसेट फंड्स में। और आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था स्वरूप जी? मार्केट में रहना कितना इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टेड रहना? मार्केट में इन्वेस्टेड रहना अगेन आपके बहुत नीड्स पे डिपेंड करता है, आपके क्या लिक्विडिटी नीड्स हैं। पर एज आई सेड कि कुछ पोर्शन हमेशा मार्केट में रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स एक ग्रोथ स्टोरी जो इंडिया की है उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट करेंगी। पर वैल्यूएशंस अप एंड डाउन जाती हैं, इसलिए सारा पैसा मार्केट्स में हमेशा रहना भी ठीक बात नहीं है। जब भी आप देखें कि थोड़ा एक्सेसेस हो जाते हैं, वैल्यूएशंस बहुत हाई हो जाती है, तो प्रॉफिट्स भी लेना ज़रूरी होता है। और ये सब हम प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स यही तो सब करते हैं कि कंपनीज में हम अपना पोर्टफोलियोज को चर्न करते हैं, कहीं बेचते हैं, कहीं खरीदते हैं। तो एक ये स्ट्रैटेजी अपने पोर्टफोलियो में लोगों को भी रखनी चाहिए कि सारा टाइम अगर पैसे की जरूरत लग रही है आपको, आने वाली है, तो कुछ जब प्रॉफिट्स लेना भी
जायज़ रहता है। मैडम हमारे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस बिग थैंक यू, आपने समय निकाला, इतना अच्छा लगा बात करते हुए, और आज के डेट में मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि आपने इनवाइट यू एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन एंड रियली वाज सच अ फ्रूटफुल डिस्कशन विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वरूप, आपने बुलाया इसीलिए फिर मैं आ जाई। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीता मैम शिरकत करने के लिए, समय देने के लिए, और स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बढ़िया डिस्कशन के लिए। लेकिन फिलहाल हम भी इस पेशकश को यहीं पर समेटेंगे, लेकिन 12 बजे आपको मिलना है फिर से, क्योंकि स्वरूप मोहंती जो है इंटरव्यू करेंगे मिस्टर त्यागराजन जी का ब्लू स्टार से, और एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी लेवल पर सवालात होंगे, सेक्टर लेवल पर सवालात